करवाया था। खैर मकदम है आप सभी का बिग बुलेटिन में, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। एक पुरानी कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देश के सबसे बड़े बैंक घोटाले का आरोपी नीरव मोदी अब इसी कहावत को अंजाम दे रहा है। देश की गाढ़ी कमाई के हजारों करोड़ लूटकर बेल्जियम में छिपकर बैठे इस शख्स ने जिस बैंक के बूते इस घोटाले को अंजाम दिया, उसी को खत लिखकर निशाना साधा है। यह घोटालेबाज धमकी दे रहा है कि मामले को पब्लिक कर पंजाब नेशनल बैंक ने उससे बकाया वसूलने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, उसकी ब्रांड वैल्यू खत्म कर दी है, यानी यह पैसा अब वापस नहीं आने वाला। नीरव मोदी के मुताबिक उनकी कंपनी के कर्ज को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। उनकी कंपनी की 5600 करोड़ की प्रॉपर्टी सील होने के बाद बैंक का सारा लोन खत्म किया जा सकता था, लेकिन बैंक ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस ने डावोस में पीएम मोदी के साथ उसकी तस्वीर को मुद्दा बनाया था। आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए इसका जवाब दिया और कहा कि किसी के साथ सिर्फ तस्वीर आने से इल्जाम लगा देना शर्मनाक सियासत है। उधर 800 करोड़ से शुरू हुआ रोटोमैक स्कैम अब बढ़कर 3695 करोड़ तक पहुंच गया है। रोटोमैक पेन कंपनी के मालिक विक्रम कोठारी ने 7 अलग अलग बैंकों से लोन लिया, ना मूलधन चुकाया ना ब्याज। बड़ा सवाल यह कि आखिर यह देश से लूटा गया पैसा वापस आएगा भी या नहीं, इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। मुल्क में नीरव मोदी ने की चोरी और अब सीना जोरी। क्या हुकूमत नीरव मोदी पर कस पाएगी शिकंजा? क्या मुल्क की लुट गई रकम अब नहीं आएगी वापस? मुल्क की तारीख में सबसे बड़ा बैंक घोटाला सामने आने के बाद हर मैदान में कोहराम मच गया है। हर जगह भगौड़ा नीरव मोदी जेरे बहस है। जिस मुल्क में भुखमरी आम है, जहां सर छुपाने के लिए मकान भी नहीं, वहीं मुल्क में एक ऐसा फ्रॉड होता है जिससे मुल्क की माशी हालत को बड़ा धक्का लगा है। वहीं भगौड़ा मोदी अब खत लिखकर धमकी भी दे रहा है, यानी चोरी भी और सीना जोरी भी। नीरव मोदी का खत पीएनबी के नाम। मोदी ने लिखा, 13 फरवरी को मैंने बैंक से सेटलमेंट के लिए पेशकश की थी, लेकिन बैंक ने मेरी नहीं सुनी। मैंने बैंक से कहा था कि वो या तो मेरी जायदाद को बेच दे या फिर मुझे इसे बेचने के लिए वक्त दे, लेकिन बैंक ने ऐसा नहीं किया। मेरी कंपनी के 5600 करोड़ की जायदाद सील होने के बाद बैंक के सारे कर्ज खत्म हो सकते थे, लेकिन बैंक ने ऐसा नहीं किया। बैंक के अब तक के एक्शन से मेरे ब्रांड और बिजनेस को काफी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में बैंक ने मामले को मंजरे आम पर लाकर मुझसे बकाया वसूलने के सारे रास्ते बंद कर लिए हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत है कि हम खाएंगे भी और गुर्राएंगे भी। आपको बैंक इतने साल तक सपोर्ट करता रहा, कुछ लीगली कुछ इलीगली, वो जब तक चलता रहा ठीक था। जब बैंक ने अगर वो आपसे वो पैसा वापस मांगा तो आपने उसको दिया नहीं, और देने की जगह आप देश छोड़ के भाग जाते हैं, तो ये कहाँ का न्याय है। और फिर जब आपको कहा जाता है कि ये वापस करिए और आप उसको देते नहीं और देने के बदले में आप निकल जाते हैं, तो बैंक के पास लास्ट ऑप्शन बचता है। कमाल तो यह है कि काला धन आया नहीं, मगर सफेद धन भी काला हो गया। चौकीदार भी नहीं कस पाए शिकंजा। मुल्क में बदनवानी है कम का नारा भी उड़ गया, मगर जुमले हैं कि रुकते नहीं, यानी वार पलटवार का सिलसिला जारी है। 7 मई 2015 से जनवरी 29, 2018 तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री कार्यालय, कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, सेबी और गुजरात और महाराष्ट्र की सरकारें क्या कर रही थी। ये यूपीए सरकार का घोटाला है, पहले हमें समझना चाहिए। ये शुरू हुआ 2011 में। अब सवाल यह है कि भागने वाला तो भाग गया, मुल्क को लूटने वाले ने तो लूट लिया, लेकिन लूट की रकम कैसे वापस आएगी? काला धन तो आया नहीं, बल्कि मजीद धन काला हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो ये देश से जो पैसा लूटा जा रहा है वो कभी वापस भी आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, ये है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ नरेंद्र तनेजा साहब मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। चरण सिंह सापरा साहब नेशनल स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के, मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ
डॉक्टर शिर्वो कमल दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आज वो इस डिबेट का हिस्सा हैं। अमीर हैदर जैदी साहब सीनियर लीडर सीपीआई के हमारे साथ इस डिबेट में मौजूद हैं। डॉक्टर सुभाष गुप्ता लीगल एक्सपर्ट हैं, वो अपनी राय रखेंगे इस पूरे टॉपिक पर। और बीएसपी के युवा नेता दीपक पांडे साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन नरेंद्र तनेजा जी, पहला सवाल आपसे, कहां तो वादा था कि ब्लैक मनी जो विदेशों में है उसे इंडिया लाया जाएगा, यहां पर जो इंडिया का पैसा है वही बाहर जा रहा है और लुटेरे देश के लोगों की गाढ़ी कमाई पर बाहर मौज कर रहे हैं। मुझे आप यह बताइए कि अब ये नीरव मोदी जिस तरह से धमकी दे रहा है पंजाब नेशनल बैंक को लेटर लिखकर और कह रहा है कि भाई तुमने हमारी ब्रांड वैल्यू खत्म कर दी, अब उम्मीद ना करो कि पैसा वापस रिकवर कर पाओगे, तो ये पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा? वापस आएगा और नीरव मोदी भी वापस आएगा। ये जितने भी इस टाइप के लुटेरे हैं जो धोखा देकर के भागे हैं, अब ये पुराना जमाना नहीं है, ये कहीं भी छुप जाएं, समुद्र के पाताल में चले जाएं या आसमान में चले जाएं, इनको वापस लाया जाएगा। और जहां तक जो पैसा है, जहां जहां पैसा गया सबका पता है, एड्रेस है। ऐसा नहीं कि पैसा ऐसी जगह चला गया जिसका एड्रेस नहीं है, पूरी ट्रेल है ना। और ये धमकियां वमकियां जो है भारत सरकार के आगे, इनकी ये जब पाकिस्तान की धमकी नहीं चलती थी, नीरव मोदी क्या चीज है ना। अब हम धमकियों को नहीं मानते हैं, भारत बहुत बड़ा ताकत है, क्या क्या धमकी देंगे, क्या है, चोर की धमकी है, उसको कोई उसकी अहमियत नहीं। देखिए और उस पर गौर करिए, यही तो हम कह रहे हैं कि हम इसका पर्दाफाश किसने किया? आप अभी सरकार में, इसलिए आप ये बात कैसे कह सकते हैं? ये तो हम कह रहे हैं कि उल्टा चोर यहां पर कोतवाल को डांट रहा है, यानी उसकी हिम्मत देखिए, हौसला देखिए कि बेल्जियम में छुप कर बैठा है और धमकी ये दे रहा है कि पैसे रिकवर नहीं कर पाओगे, मेरी ब्रांड वैल्यू खत्म कर दी तुमने इस मामले को पब्लिक करके। तो आप विजय माल्या को तो नहीं ला पाए अब तक, अब ये नीरव मोदी का नाम और जुड़ गया, कैसे इन सबको लाएंगे भाई भारत? नहीं, अरे अब विजय, देखिए जो भी, देखिए अब विजय माल्या की क्या हालत है, आप अपने संवाददाता जो लंदन में उनसे पूछ लीजिए क्या हालत हमने कर दी है विजय माल्या की। अरे पाकिस्तान की कर दी विजय माल्या, नीरव मोदी क्या किस खेत की मूली है ये, है ना। और दूसरी बात ये देखिए, इसका पर्दाफाश पूरी जो ये आज जिसको आप डिस्कस कर रहे हैं, पर्दाफाश किसने किया है? हमने किया है ना। क्यों किया है? क्योंकि जितना काला पैसा, गोरख धंधे जो कांग्रेस ने जगह जगह इनका जाल फैला हुआ था, हम खत्म कर रहे हैं एक के बाद एक, हम ऐसे और पर्दाफाश करेंगे। देखिए 2011 से ये शुरू आ रहा था, पूरा रोल ओवर होता था, वो कांग्रेस का खेल था। विजय माल्या भी आपके राज में भागा, नीरव मोदी भी आज आपके राज में भागा, भागने में कैसे कामयाब हो गए? देखिए अगर इन सब पर कड़ी नजर थी तो ये भाग कैसे गए दोनों? नहीं, प्रश्न देखिए क्या नहीं, देखिए क्या होता है, जब इस बात की जो है, जब सारे ये चीजें जब पकड़ी जाती हैं तो कहीं ना कहीं किसी ने इनको कोई सुराग दे दिया होगा, हो सकता है कोई बैंक में हो, कहीं हो। देखिए इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और आपको ये समझना चाहिए, ये सारा जो 12 लाख करोड़ का कांग्रेस ने गबन किया था, ये सारी कांग्रेस की संतानें पूरे देश में है। नीरव मोदी, विजय माल्या, ये सब कांग्रेस की संतानें, भ्रष्टाचार की संतानें हैं और इनके भाई बंदी, कजिन वगैरह, नेफ्यू तमाम सब जगह फैले पड़े हैं। अब उन्हीं में से किसी ने कुछ कहा होगा, लेकिन हम पकड़ के, हमने ही पर्दाफाश किया है। अब कांग्रेस उछल रही है ऐसे जैसे कांग्रेस ने अरे पर्दाफाश हमने क्यों किया? क्योंकि इनको पकड़ेंगे। चरण सिंह सापरा हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी से। चरण सिंह सापरा साहब, एक नया पैसा। नरेंद्र तनेजा जी कांग्रेस पार्टी पर ही आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों की जब सरकार थी तो आपने ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया है कि सुधारने में इतना वक्त लग रहा है और लोग इतना बड़ा बड़ा घोटाला कर रहे हैं, अभी भी जिम्मेदार आप हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है वो तोते की तरह रटी रटाई जो इनको दी गई है वो बोले जा रहे हैं। सवाल आज ये है कि देश का एक पैसा, सफेद पैसा यहां से बाहर गया है और थोड़ा पैसा नहीं गया, 11,400 करोड़ रुपया गया है। इसी तरह से ललित मोदी कुछ पैसा ले गए, विजय मल्या कुछ पैसा ले गए। यानी भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा सरकार है उससे कोई लोग डर ही नहीं रहे। जो लोग 56 इंच के सीने की बात करते थे उनसे ना तो पाकिस्तान डर रहा है और ना तो देश के भगोड़े डर रहे हैं। जो लाल आंखें इन्होंने दिखानी चाहिए इनको, वो लाल आंखें भी नहीं दिखा पा रहे हैं। आज सवाल ये है कि ये पैसा बाहर गया है, ये आएगा कि नहीं आएगा। जो लोग बोल रहे थे कि हम काला पैसा बाहर से लाएंगे, 15-15 लाख रुपए आपके अकाउंट में देंगे, आज जनता का सफेद पैसा जो है उसको सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। तो ये काला पैसा कहां से लाएंगे? आज पूरी तरह से ये एक्सपोज हो गए हैं
बचने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मतलब- ये लोग मतलब कांग्रेस के साबरा ऊपर साहब, blame आप game लोगों की खेलना कोई चाहते जिम्मेदारी हैं नहीं है और ये ब्लेम गेम यूपीए खेल की करके सरकार लोगों की के दिशा दौरान भूल जिस करते तरह से हैं। ये खुला खेल फर्रुखाबादी शुरू हुआ, उसमें आप लोगों का कोई योगदान नहीं है, मान लिया जाए। आप लोगों ने जिस नहीं, तरह से नहीं, विसल ब्लोअर की बातों को 2016 नजरअंदाज और किया, उसका कोई रोल नहीं मैं है। उसका उत्तर आप दे लोगों रहा की हूं। तरफ से इस घोटाले को अंजाम ना दिया जा सके, इसकी कोशिशें नहीं हुई, उसका कोई रोल नहीं है। रोटोमैक घोटाले में जिस अरे तरह भाई से साहब, ये बातें 300 सामने आई हैं कि आपके राज में भी तमाम 100 करोड़, कभी 150 करोड़, कभी 200 करोड़ रुपए लोन दिया गया, उसका कोई योगदान नहीं है। तो मैं उसी पे आ रहा हूं कि नीरव मोदी को 2016 से लेके आज तक 367 जो एलओयू जो इशू हुए हैं वो ये काल में इशू हुए हैं। तो ये काल में क्या कांग्रेस की सरकार थी? हाँ। केवल दिशा भूल करने से कुछ नहीं होता। आज सवाल यह है कि लोगों का जो मेहनत का पैसा अंदर है, जो पेंशनर लोगों का पैसा अंदर है, जो रिटायर्ड लोगों का पैसा अंदर है, जो एफडीआई है बैंक में, आज भय का माहौल बन गया है कि लोग बैंक में पैसा रखें या नहीं रखें। आज लोगों को यह चिंता है मन में कि हम अपने बैंकों में पैसा रखेंगे तो सरकार उसको सुरक्षित रख पाएगी उस पैसे को कि नहीं रख पाएगी, उसके ऊपर सरकार ने उत्तर देना चाहिए। ये आरोपी कब आएंगे, ये घोटालेबाज कब वापस आएंगे? आज विजय मल्ल्या वहां पर सिगार पीता है लंदन में जाके और ये बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं देखिए हमने विजय मल्ल्या की क्या हाल कर दी है। वो जाके क्रिकेट मैच देख रहा है, 5 स्टारों में घूम रहा है। उसी तरह से नीरव बेल्जियम में घूम रहे हैं और उसी तरह से ये इनके तमाम सारी फैमिली यूएस में बैठी है और ये भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। अरे शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए कि करोड़ों रुपया देश का बाहर चला गया और करोड़ों ये रुपया बताइए देश कि का सफेद बीजेपी पैसा बाहर चला गया, अभी तक गरीबों का लगातार पैसा ये चला कहती गया, है भाई टैक्स कांग्रेस वाले ने नुक्कड़ का भाषण क्यों दे रहे हैं? घोटाले की नींव को नुक्कड़ का भाषण ना दे, मुद्दे पे बात हम तो करिए, लोगों को बहस हो पकड़ रही रहे हैं, है। इन्होंने इन लोगों को फायदा किया है। लेकिन आज जब फाइनेंस मिनिस्टर इस मामले पर पहली बार बोले तो उन्होंने सीधे सीधे कहीं ना कहीं बैंक को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की, उन्होंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया। समीर भाई, मेरी नजरों में तो घोटाला हुआ ही नहीं हुआ घोटाला, बिल्कुल कोई घोटाला नहीं हुआ। ये चुनाव में 2014 के चुनाव में जो चंदा लिया गया था ये उसकी वापसी है। अच्छा। किसी न किसी रूप में तो वापसी होनी थी। और देखिए जो विपक्षी सरकारों के दौरान में जो घोटाले हुए वो घोटाले थे। इसमें बीजेपी का कुतर्क देखिए क्या है। हाँ। कि ये सिस्टम की कमी की वजह से हुआ है। हाँ। ये सिस्टम की देन है। और सिस्टम बनाया किसने था? बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? इंदिरा गांधी ने किया था। ये उस सिस्टम की देन है, इंदिरा गांधी इसकी दोषी है। हाँ। और इसे अब सुधारने का प्रपोजल भी दे रहे हैं। हाँ। अब सुधारने का प्रपोजल क्या दे रहा है? सारे बैंकों को ये जो इल्जाम बार बार लगता है फला उद्योगपति ने ले लिया, फला ने ले लिया, अब इन्हें बैंकों को उद्योगपतियों को दे दो, वो जैसे चाहे देश को लूटे, उन्हें फ्री हैंड दे दीजिए। मसला यहां ये नहीं बनता है। मसला ये है, तुमने कहा था ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और चोर का अगर रिश्तेदारी कोतवाल हो, चोर अगर कोतवाल शरण दे रहा हो तो जनता को लुटने से कोई नहीं बचा सकता। मसला यहां बता, हम तो एक सवाल पूछते हैं, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि बैंक क्यों लुटे। हाँ। हमें चोरों से गिला नहीं, तेरी चौकीदारी पर सवाल है। तूने कहा था कि मुझे देश की चौकीदारी दे दीजिए, देश की तिजोरी से 1 रुपया इधर से उधर नहीं होगा। अरे भाई, तुमने कहा था कि काला धन स्विस बैंक से लेके आऊंगा। ठीक, ये कब कहा था कि हिंदुस्तान का व्हाइट पैसा किसानों की, मजदूरों की मेहनत कशों की कमाई एक थैले में भर के छोटे मोदी को दे दी जाएगी कि तुम जाओ और मैं भी झोला लेके सन 2019 में पीछे पीछे। लेकिन जैदी साहब कार्रवाई तो हो रही है ना, एक्शन हो रहा है। बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है और एक्शन हम देख भी रहे हैं। तमाम संपत्तियां सीज की जा रही हैं। नीरव मोदी खुद कह रहा है कि अब मेरी 6000 करोड़ की यहां पर संपत्ति है, उसको सीज अगर कर दिया जाता है तो मेरा लोन वैसे ही चुक जाता है। सर ये क्यों नहीं किया गया? समीर भाई, तो अगर हम सारी उसकी यहां पर संपत्ति सीज कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि कार्रवाई कम से कम हो रही है, एक्शन हो रहा है? समीर भाई, हमारे सामने एक एग्जिम सहारा की भी है। हाँ। जब संपत्ति सीज करने जाओगे तो वहां पे 4 लेनदार और खड़े हो जाएंगे। उनना हमारा इन्वेस्टमेंट है, ठीक। हमारा ये है। ठीक ये कार्रवाई ऐसी हो रही है, मैं आपको बता दूं कि एक बंदर को धोखे से चश्मा मिल गया और उसने कहा मैं जंगल का राजा हूं जी।
खरगोश का बच्चा वो पकड़ ले गया कोई गिद्दड़ बिद्दड़, उन्ना महाराज रख चलो मेरे बच्चे की सुरक्षा करो, वो इस डाल पे उस डाल पे और उस डाल पे इस डाल पे कूदने लगा ना, क्या हो रहा, और कार्रवाई हो रही है, तोड़ रही है। ये उसी तरह की कार्रवाई कर रहे हैं और कुछ नहीं, दिखावे के लिए। ठीक है, मतलब ये जो कार्रवाई है, जो दिखावे एक्शन के है, लिए ये दिखावा है, अंदर से मिली भगत है। जितने ये सीज कर ठीक है। गए हैं, डॉक्टर इनके दत्ता, लेनदार पहले से खड़े, डॉक्टर दत्ता, आपको लगता है दूसरों का इन्वेस्टमेंट, आपको लगता है सीधा सवाल चौकीदारी पर है, उम्मीद की जाए कि ये पैसा वापस आएगा या नहीं? मुझे केवल उम्मीद ही नहीं है, मुझे पूरा भरोसा भी है कि ये पैसा वापस आएगा और सूद समेत वापस आएगा। चौकीदारी पे जो सवाल है वो कुछ कुतर्क लोगों की कुतर्क एनालिसिस हो सकते हैं। चौकीदारी पे क्यों नीरव मोदी भाग गया, सरकार पर सवाल नहीं उठने चाहिए? आ रहा हूँ, सारी चीजों पे आ रहा हूँ। इसकी पूरे इतिहास उठा के देखिए ना, 2011 से सारे देखा जाए, अभी सरकार किसकी है? 2014 से 2018 तक सरकार किसकी है? 4 साल में अगर ये मैं मान लेता हूं कि पहले इसकी नींव रख दी गई, पहले ही जो विसल ब्लोअर आवाज उठा रहे थे उनकी नहीं सुनी गई, लेकिन 4 साल से आप क्या कर रहे थे? समीर भाई मैं 4-5 गंभीर विषय उठाता हूं। हाँ। हांगकांग एंड शंघाई बैंक की जब हवाला वाला स्कैम हुआ था 2011-2012 में, तहकीकात किया हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। कोलेटरल के बिना आपके विजय माल्या को 2013 में 12-13 में प्रधानमंत्री की चिट्ठी के माध्यम से बिना कोलेटरल के वो दिया गया था। ये पॉइंट सही ये है, सारी चीजें हैं, बिल्कुल है, लेटर है वो, यहाँ लेटर दिया गया था क्योंकि वो लेटर लिख रहे थे, राज्यसभा के वो थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बिल्कुल नीरव मोदी वाला जो कांड है उसका नींव 2011 में रखा गया था, 2011 से लगातार चीजें हो रही थी। मसला यहाँ पे ये है कि आज जो एक जाल बिछ गया है आपके नेशनल बैंक्स के लिए या फिर प्राइवेट बैंक्स के लिए भ्रष्टाचार के साथ, वो चिंता का विषय है। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इतने गंभीर विषय पे तू मैं करे और राजनीतिक दृष्टिकोण दे पूरे चीजों को। यहाँ पे जो मेन जो मसला है, चाहे वो सहारा का चिटफंड स्कैम हो, चाहे वो HSBC का स्कैम हो, चाहे वो विजय माल्या का स्कैम हो, चाहे वो नीरव मोदी का स्कैम हो, सारी चीजों की एक होलिस्टिक बेस पे जांच होनी चाहिए। कम से कम इस सरकार ने वो पहल किया है होलिस्टिक जांच करने की, उस होलिस्टिक जांच पे समर्थन देने की आवश्यकता है, ताकि इन लोगों का कमर और बुलंद ना हो और आगे इस तरह का स्कैम ना कर पाए। ठीक। सुभाष गुप्ता साहब हमारे साथ, एक मिनट सुभाष, बैंक लूटे। ठीक है, सुभाष गुप्ता साहब हमारे साथ मौजूद है, लीगल एक्सपर्ट हैं। सुभाष गुप्ता साहब, ये जो नीरव मोदी की लैंग्वेज है, जो पीएनबी को लेटर उसने लिखा है, जिस तरह की लैंग्वेज है, जिस तरह उसके हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, वो डर नहीं रहा है जो एक्शन लिया जा रहा है। यहां पर हम भले ही कहें, सत्ताधारी दल कहे कि हम बड़ा एक्शन ले रहे हैं, बड़ी कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, संपत्तियां सीज कर रहे हैं, वो डरा हुआ नजर नहीं आ रहा है। वो कह रहा है भाई 5600 करोड़ की प्रॉपर्टी है हमारी, वहां पर 6000 करोड़ के करीब की संपत्ति है, ज्यादा से ज्यादा सीज कर दीजिए। और क्या जो हमारा कानून है वो क्या कहता है? क्योंकि आज मेरी एक लॉयर से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि भाई क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सजा भी उसको कब मिल पाएगी ये हम बता नहीं सकते, और ज्यादा से ज्यादा सजा होगी तो कितनी, 5 साल की, क्या ऐसा ही है क्या? आपने पूछा कि जो नीरव मोदी ने अपना स्टेटमेंट दिया कि आपने पहले ही सारा सब कुछ कह दिया, और मैंने जो पत्र, जो नीरव मोदी का जो पत्र है, उसके कारण आपने सारे ऑप्शंस बंद कर दिए, क्योंकि नीरव मोदी मीडिया के जरिए एक क्रिमिनल घोषित हो गया। तो एक क्रिमिनल जब अपना डिफेंस स्टेटमेंट देता है या डिफेंस के अंदर कुछ कहता है, वो ऐसी ही बातें कहता है। नीरव मोदी एज ए क्रिमिनल अगर वो एक डिफेंस स्टेटमेंट दे रहा है तो उसका कहना ठीक है कि आपने मेरे को तो पहले से ही सारे ऑप्शन बंद कर दिए, मैं इसके अंदर अब आगे क्या करूं। बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि 11,400 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो किस कार्यकाल में स्टार्ट हुआ और किस कार्यकाल में पकड़ा गया। इंपॉर्टेंट ये है कि वो पकड़ा ही क्यों नहीं गया, ऐसा घोटाला हुआ ही क्यों। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो घोटाले के अंदर अगर सिस्टम के अंदर, बैंकिंग सिस्टम के अंदर अगर चेक्स एंड बैलेंसेस होते जो हमारे आम आदमियों के लिए होते हैं, जब हम कोर बैंकिंग सिस्टम से उसे ऑपरेट करते हैं, एक आदमी उसको पास करता है, एक आदमी उसको अप्रूव करता है, एक आदमी वेरीफाई करता है, फिर वो पास होता है, चाहे 500 रुपए का चेक हो। जब यहां पर पंजाब नेशनल बैंक के अंदर सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक इन्वॉल्व नहीं है, इस 11,400 करोड़ के अंदर और भी 3 बैंक और 6 उनकी विदेशी ब्रांचेस भी इन्वॉल्व हैं।
इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1360 करोड़ रुपया है, यूको बैंक का 2000 करोड़ रुपया है, यूनियन बैंक का 2000 करोड़ रुपया है, 6 विदेशी ब्रांचें हैं, 4 साल से ये चल रहा है। LOU जो 90 दिन लेकिन के जो लिए मौजूदा कानून है वैलिड सर, होता है हमारे वो देश का, उसके 365 दिन हिसाब के लिए से क्या वैलिड कर बच दिया पाना गया है। नीरव मोदी को के लिए आसान होगा क्या? मुश्किल होगा क्योंकि कानून जो है वो इसको जो है पकड़ पाएगा। और जरूर अभी अगर 11,400 करोड़ रुपए का पूरा घोटाला मान भी लूं एक समय के लिए, तो अपने आप में ही अभी तक आपने तकरीबन 5,000-5,500 रुपए के तो उसकी प्रॉपर्टीज जो उसका मटेरियल इन स्टॉक था वो जब्त कर लिया, 29 प्रॉपर्टी अटैच कर ली, सारे उसके लॉकर्स खत्म कर दिए। आज अगर मैं देखूं, अगर इंटरनेट का डाटा ये कहता है तकरीबन 7,200 करोड़ रुपए तो आदमी आपके सिस्टम में आ ही चुके हैं। इंटरनेट के अंदर एक और भी खबर है कि नीरव मोदी की 150 शेल कंपनियां भी पकड़ी गई। सितंबर 2017 में जब हमने कहा डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स ने कि 16,000 से अधिक शेल कंपनियां घोषित कर दी, क्या उनमें 150 कंपनियां जो नीरव मोदी की हैं वो आई उसमें? तो इसका मतलब ये है कि पूरे के पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई खामी है और उस खामी को हमें पूरा करना है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। सिस्टम में गड़बड़ सोच झाला की है, जरूरत है कि वो खामी कैसे सिस्टम में पूरी गड़बड़ होगी। झाला है। दीपक, क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? ये लापरवाही का मामला लगता है कि बैंक से लापरवाही हुई जिसके चलते एक शख्स इतना बड़ा घोटाला करके फरार हो गया, या मिली भगत लगती है? जैसा मैं बता दूं कि ये कांग्रेस और बीजेपी बस चूहे बिल्ली का खेल खेल रही है। कोई भी घोटाला हो, कोई भी कुछ हो, जनता को गुमराह करते रहते हैं। अगर बीजेपी कर रही है, कांग्रेस के जमाने से शुरू हुआ, कांग्रेस कर रहा है, बीजेपी का ये स्टार्टिंग है। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि ये अगर कांग्रेस के समय कांग्रेस वाले अब बीजेपी पे लगा रहे हैं, तो उनके समय में भी कुछ ऐसे केसेस आए थे, तो उस समय क्यों नहीं रोकने की कोशिश की गई? और बीजेपी जो बोल रही है कि कांग्रेस तो नहीं रोकी, तो आप क्यों नहीं रोके? जब 2016 में इसने अपनी कंपनी का जो रिटर्न या जो बोलते हैं कंपनी ऑफ अफेयर को फाइल करना था, तो इसने अपना दुबई का एड्रेस दिया था। अभी मैं एक न्यूज पढ़ रहा था, तो इन्होंने अपना एक कंपनी में जब अपना रिटर्न इन्होंने फाइल किया तो दुबई का एड्रेस, NRI एड्रेस दिया। तो उस समय कहां पे ये लोग थे? उस समय इनको पकड़ना चाहिए कि ये जब इंडिया का जो इसका शेयर होल्डर है इंडिया का है, तो अगर इंडिया का है तो ये दुबई का एड्रेस लगा रहा है, तो कुछ इसके दिमाग में या इससे कुछ गड़बड़ होने वाला है, उसको इंक्वायरी करनी चाहिए थी उसी समय 2016 में। तो उस समय नहीं हुआ, 2017 नहीं हुआ, 2018 में आके घोटाला हो रहा। तो कहीं ना कहीं या तो मिनिस्टर मिले हुए हैं या तो इनकी सरकार के कोई न कोई मिला हुआ है। ये बिना मिले हुए इतना बड़ा स्कैम हो ही नहीं सकता। आज के 10 दिन पहले वहां पे जाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो खिंचवा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इनको जो उसको तो साफ किया गया ना। अमित शाह ने आज कहा है कि भाई फोटो खिंचवाने का ये मतलब नहीं है कि किसी के ऊपर आप इल्जाम लगा देंगे कि इस घोटाले में कोई शामिल है। ये अगर कोई कर रहा है तो शर्मनाक सियासत नहीं, ये शर्मनाक सियासत है। जो कांग्रेस बीजेपी आपस में खेल रही है जनता को बताने के लिए कि ये इसकी वजह कौन है, कांग्रेस या बीजेपी, ये बताना पड़ेगा। और ये जो बीजेपी के चाहे अरुण जेटली जी हुए, चाहे राजनाथ सिंह जी हुए, चाहे अमित शाह जी, चाहे इनके स्पोक पर्सन जो चिल्ला रहे हैं कि हम उसे खींच करके लाएंगे, प्रत्यार्पण क्या होता है, कैसे होता है, जनता को पहले बताएं। प्रत्यार्पण इतना आसान नहीं, आसान नहीं है। ठीक, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ये जो देश से पैसा लूट कर फरार हो गया है नीरव मोदी, ये वापस कैसे आएगा? पैसा कैसे वापस आएगा? एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हो रहे हैं हाजिर। ब्रेक के बाद थोड़ा ज्यादा वक्त होगा हमारे पास बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए। फौरन हो रहे हैं हाजिर। ये जो देश से लूटा जा रहा है पैसा, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे लोग जो यहां का पैसा, यहां के लोगों की गाढ़ी कमाई लेकर भाग रहे हैं, ये कभी वापस आ पाएगा या नहीं? ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हैं। नरेंद्र तनेजा साहब, सवाल एक सबसे बड़ा यह उठता है कि आरबीआई के जो नियम है वो साफ कहते हैं कि ये जिस तरह से ढेरों LOUs जारी हुए मार्च, अप्रैल और मई 2017 के दौरान 293 लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी LOUs जारी किए गए, और आरबीआई के नियम साफ कहते हैं कि ये 90 से 180 दिनों की इनकी समय सीमा होती है। लेकिन कुछ बायर्स क्रेडिट 360 दिनों यानी करीब 1 साल तक के लिए भी प्रोवाइड कराए गए नीरव मोदी को, जिसके बिना पर उसने विदेश की हमारी भारतीय बैंकों की ब्रांचेस से जोरदार रकम लोन के तौर पर उठाई।
इसकी जिम्मेदारी तो कम से कम आपकी बनती है, उस पर तो जवाबदेही आपकी बनती है, सरकार आपकी है। 2017 के दौरान सारे के सारे एलओयूज, वो भी एक दो नहीं 293 एलओयूज, और कहा यह जा रहा है कि नीरव मोदी का दखल यहां तक था कि पीएनबी के लॉगिन पासवर्ड सब उसके पास होते थे, वो खुद एलओयूज निकाल लेता था। कैसे संभव हो पाया ये बिना मिली भगत के? देखिए नहीं देखिए, हम पर्दाफाश क्यों करेंगे? हम तो पर्दाफाश करने वाले हैं। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने पकड़ा है चोर को। उन 2011 में जो शर्तें लगाई गई, जिन शर्तों पे एलओयूज खोले गए थे, वही शर्तें रोल ओवर हो रही थी 2011 से। 2011 से वही रोल ओवर हो रही थी। तनेजा साहब, लेकिन चोर पकड़ा कहां गया? चोर तो भाग गया। जब हमको ये पता लगा, हमने पकड़ा, उठा करके जेल में डाल दिया। नहीं, देखिए, सुनिए, बात सुनिए। चोर का सारा एक्ट पकड़ लिया जा चुका है। जो लोग उसकी गैंग थी, उसमें तमाम लोग पकड़े जा चुके हैं, और गैंग के लोग पकड़े जा चुके हैं। जो मुख्य चोर है, जो भागा है, उसके अकाउंट नहीं भाग पाए हैं, वो सबका एड्रेस पता हैगा। जो मुख्य बंदा जिसने किया, जो रावण है, उसको पकड़ना है, वो पकड़ा जाएगा। देखिए, अगर हमने पर्दाफाश इसीलिए किया कि हमको उसको पकड़ना है। आप देखिए, आपको ये नहीं भूलना चाहिए जब ये बात करें। अच्छा सुनिए, 93 एलओयू कैसे इशू हुए उसके ऊपर अरे ये बीच में कौन बोल रहा है? जरा बात करने दीजिए। आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। सापरा साहब बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के मैं नहीं करता हूं, आपने मुझे गलत बुला लिया। नहीं, सापड़ा से आपको दर्द हो जाता है ना। दर्द इसलिए होता है, देखिए, जब ये लोग सत्ता में, आप यूपीए 2 में इन्होंने 52 लाख करोड़ के एडवांसेस बैंक से दिलवाए। 52 लाख करोड़ के एडवांसेस दिलाए, उसमें से तब। अरे सापड़ा जी, आप जरा चुप होकर सुन लीजिए। आपका कारनामा खोल रहा हूं। अरे सटीक ही है ये, उनकी बात समझ में नहीं आएगी व्यूअर्स को। अरे आप एक मिनट, सापड़ा जी सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। सापड़ा जी सुन लीजिए, पेट में दर्द हो रहा है, सुन लीजिए। देखिए, यूपीए 2 में इन्होंने 52 लाख 15 लाख करोड़, देखिए, लगभग 52 लाख करोड़ के इन्होंने एडवांसेस दिए। कैसे दिए? कोई इनका पॉलिटिशियन, एमएलए, एमपी फोन कर देते थे बैंक को, इसको लोन दीजिए 2 लाख करोड़, इसको दीजिए 50 लाख। ये करके इन्होंने देश की सारा लूटा। तमाम पैसा इटली में, फ्रांस में आज बरकरार है, स्विट्जरलैंड में बरकरार। हाँ, हम वो पैसा लेके आ रहे हैं। हम पर्दाफाश, इसीलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा, अब कांग्रेस और सीपीआई वालों को इसलिए दर्द हो रहा है, सीपीआई वाले इनके साथ में थे यूपीए 1 में, इनको इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। ये तो भाई बैठे हुए हैं वहां पे। अच्छा, बीएसपी वाले भाषण दे रहे हैं, जो जिन्होंने पीएचडी कर रखी है कि पैसा कैसे गवर्न करा जाए, वो भाषण दे रहे हैं आज बैठ के आपके यहाँ। वो जो करप्शन में डॉक्टरेट है, वो नरेंद्र जी, देखिए, देखिए, सीधा सवाल, देखिए, एक तो 293 एलओयूज आपके राज में जो जारी हुए 2017 में, उसका जवाब नहीं मिला। दूसरी बात कि नीरव मोदी भाग कैसे गया? मैंने जवाब दे रहा हूं मतलब कि कहीं ना कहीं सिस्टम में उसके लोग अभी भी बैठे हैं जो पल पल की खबर उसे दे रहे थे कि भाई तुम्हारे खिलाफ केस जवाब तुम निकल लो। दे दीजिए, ये जवाब कांग्रेस की संतानें हर जगह बैठी हैं। कांग्रेस की संतानें पूरे देश में। चलिए, ठीक है तनेजा साहब, अब आपका वक्त खत्म होता है। सापरा साहब बोलिए। ये कांग्रेस की सापरा साहब बोलिए। अब्बास जी, आप लोगों ने अपने वक्त में, जब आपकी सरकार थी पिछले 10 साल तक, आवाज उठाई होती तो ये दिन ना देखने पड़ते देश को। यही बता रही बीजेपी। 52 लाख करोड़ के एडवांसेस दिए, 52 लाख करोड़ के एडवांसेस दिए, सारे पैसे सवाल ये सापरा साहब बोलेंगे। नीरव मोदी 12 लाख करोड़ का गबन किया नरेंद्र मोदी को आंखें क्यों दिखा रहा है? एक मोदी दूसरे मोदी को आंखें क्यों दिखा रहा है? सवाल ये है, पैसा आएगा कि नहीं, सवाल ये है। और ये क्यों हो रहा है ये मैं बताता हूं कि जब दावोस की डेलीगेशन में नीरव मोदी जाता है, फोटो खिंचाता है और उसकी फोटो प्रसिद्धि में आती है, प्रसिद्धि माध्यम में आती है, तो उसका निश्चित रूप से उसको फायदा होगा। जब नरेंद्र मोदी चौकसी जैसे धोखेबाज को, घोटालेबाज को, घोटालेबाज को जब मेहुल बाई करके बोलेंगे, अरे अभी सुन लीजिए ना तनेजा साहब, सुन लीजिए, मैंने सुना। कांग्रेस की घोटालेबाज, जब देश के प्रधानमंत्री, जब देश के प्रधानमंत्री, दूसरा नाम है करप्शन। देश के, अरे बच्चों जैसे मत। तनेजा साहब, अब आप वही काम कर रहे हैं वाले। सापरा साहब को आप नसीहत दे रहे थे, आप भी बीच में बोल रहे हैं जी। देखिए सापरा साहब को बोलने दीजिए। जब देश के प्रधानमंत्री जब मेहुल चोकसी जैसे घोटालेबाज को मेहुल भाई बोल के बुलाएंगे तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव होगा। इलाहाबाद बैंक में 2016 में जब वहां के एक डायरेक्टर ने, दिनेश दुबे ने, यह कहा था, डिसेंट नोट दी थी कि इनको ये लोन नहीं मिलना चाहिए,
फिर भी सुबह लक्ष्मी फंसे ने उनको लोन दिया, हजारों करोड़ का लोन दिया उन्होंने। उसी सुबह लक्ष्मी फंसे को 5 दिन से इन्होंने क्यों नहीं, सीबीआई ने अभी तक तहकीकात के लिए बुलाया। उसी सुबह लक्ष्मी फंसे को नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2017 में प्रमोट किया, बैंक बोर्ड ब्यूरो का उनको मेंबर बनाया, उनको चयन समिति में रखा। क्यों रखा? इसी पीएनबी बैंक को विजिलेंस एक्सीलेंस अवार्ड मिला है, जो कि विजिलेंस में आज धराशायी हो गया, एक्सपोज हो गया। उसको 2017 में लेकिन सापरा साहब, जिन दिनेश दुबे का आप जिक्र कर रहे हैं, इलाहाबाद बैंक के जो डायरेक्टर थे, नहीं उनको तो आपकी सरकार ने हटा दिया इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने आवाज उठाई इस घोटाले के खिलाफ। गीतांजलि ज्वेल्स का जो घपला था वो तो उन्होंने उसी वक्त पकड़ लिया था, आवाज उठाई थी, उनको हटा दिया आप लोगों ने। मैं वही कह रहा हूं, नहीं हमने नहीं हटाया। वो क्या कारण थे उसके ऊपर अलग डिबेट हो सकती है। वो डिबेट अगर मैं अभी चालू करूंगा तो 30 मिनट नहीं, डिबेट क्यों होगी? इसी डिबेट में पूछा जाएगा वो सवाल। नहीं, मैं 30 मिनट उस पर भी बोल सकता हूं, लेकिन सवाल यह है कि सुबह लक्ष्मी फंसे को इन्होंने प्रमोट क्यों किया? इसी पीएनबी बैंक जिसमें इतना बड़ा घोटाला होता है, जिसका आप खुद कह रहे हैं, जिसके पासवर्ड जो है वो नीरव मोदी के पास थे, वो खुद ही एलओयू निकाल लेता था, तो उसको विजिलेंस एक्सीलेंस का अवार्ड देते हैं उस बैंक को। अरे शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। आज जनता ये देख रही है कि एक मोदी देश से सफेद पैसा ले जा रहा है, दूसरा मोदी काला पैसा ला नहीं पा रहा है। तो ये दोनों मोदियों के बीच में जनता फंस चुकी है कि जनता जाए तो कहां जाए। ये दोनों मोदी मिलकर के इस देश को बेवकूफ बना रहे हैं। एक जुमलेबाज मोदी है, एक घोटालेबाज मोदी है। तो आज सवाल यह है कि हमारी जनता के पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, टैक्स पेयर का पैसा ये भारतीय जनता पार्टी कब लाएगी? नीरव मोदी इनके आंख के नीचे से कैसे भाग गया? विजय मल्ल्या इनकी आंख के नीचे से कैसे भाग गया? और ये किस तरह से उनको यहां पर लेकर के आएंगे? ये जनता इनसे सवाल पूछ रही, जिसका ये उत्तर नहीं देना चाहते हैं और कांग्रेस की शील्ड के पीछे छुपना चाहते हैं। अरे जनता ने सत्ता आपको दी है, कांग्रेस को नहीं दी है। कांग्रेस को रिजेक्ट किया 2014 में, इसलिए कि आपने कहा कि मैं अच्छा चौकीदार बनूंगा। तो आप अभी अच्छा चौकीदार बनिए, जवाबदेही आपके ऊपर है। कांग्रेस के पीछे छुप करके निशाने लगाने की कोई जरूरत नहीं है। वाजिब सवाल है, आपसे सवाल मांग रही है। इसी सवाल का जवाब जानना चाहता है देश कि कैसे ऐसा हो गया, कैसे तिजोरी पर पंजा पड़ गया चौकीदार रहते भी। दत्ता जी ये बताइए कि ये संभव कैसे हो पाया? अभी तक इस देश के आम आदमी के जहन में ये सवाल कौंध रहा है कि ये संभव कैसे हो पाया, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर कोई 25 लाख का होम लोन ले लेता है और उसकी 2 इंस्टॉलमेंट ना दे पाए तो बैंक वाले पीछे पड़ जाते हैं, लठैत घर आने लगते हैं। यहां पर ऐसा कैसे हो गया कि 11,500 करोड़ रुपए एक आदमी आपके एलओयूज के बिना पर लेकर फरार हो जाता है और बैंकों को फिक्र ही नहीं थी, पता ही नहीं चल पाया, ऊपर से लेकर नीचे तक बिना मिलीभगत के कैसे संभव है सर? मैं समझता हूं कि बैंकों को फिक्र नहीं थी, ये बात तो है नहीं। हाँ, बैंकों के बहुत सारे रिटायर्ड ऑफिशियल और जो अभी स्थानीय ऑफिशियल है, एग्जिस्टिंग जो काम कर रहे हैं, उनमें से काफी सारे लोगों के मिली भगत थी। ये पूरा घोटाला इसलिए खुलासा हो पाया क्योंकि एक रिटायर्ड ऑफिशियल की जब बैंक अकाउंट की ऑडिटिंग हो रही थी पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से, तब ये सारी चीजें खुलासा हुआ है। तो कहीं ना कहीं पे जो शुरुआत में मैंने जो एक सवाल मैंने उठाया था कि आज के डेट में हमारे देश के जितने सारे बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम का कहीं ना कहीं पे प्रणाली और कथनी में बहुत ज्यादा अंतर आ गया है, और उसकी कैसे रिफॉर्म करके ताकि इस तरह का भ्रष्टाचार आगे ना हो, ये महत्वपूर्ण सवाल है, और जनता का पैसा लूटा ना जाए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 4 साल में इसके लिए कोशिशें नहीं हुई? नहीं, 4 जब वो नीरव मोदी भाग गया यहां से लूट के 11,500 साल की बात नहीं, 4 साल की बात नहीं है। ये सारे घोटाले जितने हैं, ये सारे तमाम घोटाले तो पिछले 10 साल से चल रही है तमाम चीजें, और उसके चलते जो बैंकिंग कानून में जो सुधार की जो आवश्यकता है, खास करके बहुत सारे अमेंडमेंट्स लाने की जरूरत है ताकि इस तरह के चीजें आइंदा ना हो। उसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर एक आम राय बनाने की आवश्यकता है ताकि बिना कोलेटरल भी आप किसी को जब नरेंद्र मोदी जी के और साथ कोलेटरल के बेसिस दावोस पे में भी जाएगा इस तरह का वायलेशन ना हो। जब इस होना देश है। के एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री बिना कोलेटरल के आशीर्वाद देते हैं, तो ऐसे घोटालाबाजों को क्या मजबूती नहीं मिलेगी? भाई देश के प्रधानमंत्री घोटालेबाजों को मेहुल भाई के बुलाते हैं, ये फेवर करने की क्या इलाज है? पॉलिटिकल जमात निश्चित रूप से घोटालेबाज को फायदा होगा ही होगा। संसद के अंदर इन सब गंभीर विषय पे एक आम राय बन पाएगी। मेहुल चौस्के का किस किस के साथ फोटोग्राफ है और नीरव मोदी का
किस किस के साथ फोटोग्राफ है वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि विपक्ष अगर सत्ता पक्ष में अगर आरोप लगा रही है, अरे सिस्टम को कोलैप्स करने के लिए वही महत्वपूर्ण है। अगर नीरव मोदी की फोटो नरेंद्र मोदी के साथ होती है तो क्या उसका महत्व नहीं है? क्या उससे वो मैनेज नहीं कर सकता? क्या उससे वो मैनेजमेंट नहीं कर सकता? किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? क्या अनजान बन के टीवी चैनल पर बैठे हैं कि इस चीज को कैसे रोका जाए, ठीक है, ताकि सहारा स्कैम भी ना हो, विजय माल्या वाला स्कैम भी ना हो, और डॉक्टर सुभाष गुप्ता कुछ ऐड करना चाह रहे हैं जनता पार्टी ने। डॉक्टर सुभाष गुप्ता कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, उसके बाद में जैदी साहब आपके पास आता हूं। डॉक्टर सुभाष गुप्ता, ये जो नीरव मोदी के लॉयर हैं, एक अग्रवाल साहब हैं, वो कहते हैं कि देखिए इसका कुछ हासिल वसूल निकलने वाला है नहीं, CWG, कॉमनवेल्थ घोटाला, इन सब का जो हश्र हुआ वही इसका भी होने वाला है, तो कुछ होगा नहीं। वो पूरी तरह से आश्वस्त चल रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं अपने क्लाइंट को, होगा नहीं कुछ तुम्हारा। एक वकील की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने क्लाइंट को पूरा भरोसा दिलाए, और वो भरोसा दिला रहे हैं। कोर्ट का अपनी प्रक्रिया चलेगी और कोर्ट के अंदर जो होगा वो सबके सामने आएगा। ये इसमें कोई संदेह नहीं है कि पैसा वापस नहीं आएगा। संदेह ये है या चिंता का विषय ये है कि वो कब आएगा, वो कब आएगा, क्योंकि हमारी जो लीगल प्रणाली है, जो प्रक्रिया है, उसके अंदर बहुत समय लगता है। इससे पहले एक प्रश्न उठा था, आपने ही उठाया कि अगर आप होम लोन लेते हैं और 2 किश्तें उसकी नहीं आती हैं तो हमारे पास जो है टेलीफोन आने लगते हैं। वो ये है कि जब भी हम बैंक में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन कोर बैंकिंग सिस्टम से पास होती है, और वो कोर बैंकिंग सिस्टम जो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज दिखाता है। लेकिन स्विफ्ट के माध्यम से जब हम करते हैं तो वो कोर बैंकिंग सिस्टम में नहीं आता, इसलिए वहां पर वो चेक नहीं हुआ। और ये चेक करने के अंदर पंजाब नेशनल बैंक का जिम्मेवारी कई ज्यादा बनती है, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक जो है 2015-16 के मार्च क्वार्टर में सबसे अधिक बैड लोन्स दिखा चुका है। अगर 31 जनवरी 2018 की हम फिगर देखें तो विलफुल डिफॉल्टर्स के अंदर पंजाब नेशनल बैंक के 14,590 करोड़ रुपया विलफुल डिफॉल्टर्स है। स्विफ्ट के अंदर एक सिस्टम रहता है जिसके अंदर हम कहते हैं कि ये 4I सिस्टम है। एक उसका कंपोजर होता है, एक उसका जो है राइटर वेरीफायर होता है, एक उसका अप्रूवर होता है। ये 4I सिस्टम जो है वो नहीं स्विफ्ट के अंदर फॉलो हुआ। स्विफ्ट की एंट्री या LOU की एंट्री कोर बैंकिंग सिस्टम में नहीं आई, इसलिए ये पकड़ा नहीं गया। एक और चीज यहाँ पर ये कह देना कि सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक की ही नहीं सर, लेकिन अगर मान लीजिए हम पकड़ के अगर एक्स्ट्राडिशन हो जाता है नीरव मोदी को और हम ले आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 5 साल की सजा होगी। 3 बार ऑडिट होता है। नहीं, ऐसा नहीं, ये कहना कम उचित नहीं है कि उसको 5 साल की सजा होगी या 10 साल की सजा होगी। हमें सजा से वो बात अलग है। सबसे पहले बात यह है कि 11,400 करोड़ रुपया, यदि 11,400 करोड़ रुपया मान भी लिया जाए तो क्या 11,400 करोड़ रुपया मैं रिकवर कर लूंगा? अगर मैं उसमें से रिकवर करूंगा तो कितना पैसा रिकवर करूंगा? और फिर उसके अंदर अगर ये केस बनता है कि ये लूट का केस है तो उसकी जो सजा इंडियन पेनल कोड में दी हुई है वो लगेगी उसको। सजाए मौत तो होगी नहीं। ठीक है, उम्र कैद तो होगी नहीं। जैदी साहब, एक जानकारी ये भी सामने आई सोर्सेस के हवाले से, ये पता चला कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ इस मुल्क में और जब देश बैंकों में लाइनों में लगा था, उस वक्त नीरव मोदी ने जो इसके हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स थे, करीब 90 करोड़ रुपए एक दिन में ब्लैक का व्हाइट कर दिए। मतलब ये प्रभाव था, ये प्रभावशाली लोग उसके संपर्क में थे। इसलिए शक और गहराता है कि ये कहीं ना कहीं मिली भगत थी, रसूखदार लोगों के साथ मिली भगत करके उसने इस घोटाले को अंजाम दिया है। समीर भाई, बड़े मोदी मसालों से, अच्छे मसालों से बढ़ के जहाज दावोस लेके गए थे और उससे बने हुए व्यंजन छोटे मोदी ने भी खाए हैं, पूरा देश जानता है। मसला उस पर नहीं है। PNB घोटाले को अगर बैंकों तक सीमित रख के देखा जाए तो गलत होगा। इसके राजनीतिक जुड़ाव को नहीं समझा जा सकता। इसका राजनीतिक जुड़ाव सुनिए तैयार, इसका राजनीतिक जुड़ाव देखेंगे आप व्यापाम से लेकर 2G तक। 2G कांग्रेस के जमाने में उजागर होता है और NDA के बीजेपी के जमाने में उसके अपराधी छूट के चले जाते हैं। तो न्याय प्रणाली भी इनके सामने असहाय महसूस हो गई है और एक इन घोटालों से एक नया समाज बिल्डअप हुआ है।
जो हिंदुस्तान के समाज से ऊपर की चीज है, चाहे वो व्यापम घोटाला हो, चाहे वो कहना चाहिए शारदा चिटफंड घोटाला हो, चाहे गुजरात के अंदर कहना चाहिए कोऑपरेटिव घोटाला हो, ये सब उसकी श्रेणी में आते हैं। कोई अपराधी कहीं नहीं पकड़ा जाता। मसला यहां बन जाता है, ताज कोऑर्डिनेटर घोटाला होता है तो मायावती अपराधी है, उसे जेल में डाल दो। चारा घोटाला होता है तो मुलायम सिंह लालू यादव अपराधी है, जेल में डालो। इस तरह के घोटाले जो और छोटे होते हैं उनमें तो आप जेल तुरंत कर दीजिए, उसमें वो पकड़े जाने चाहिए। लेकिन जो बड़ी मछलियां हैं अपराध में और इस सिस्टम में फिट, तो ये कह रहे हैं ना कि ये तो कैंसर का था, हम तो सर्जरी कर रहे हैं। कैंसर पहले का नहीं है, ये एक समाज पैदा हो गया और वो पैदा हुआ है चुनावी चंदे से। हाँ, वो सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, जब वो चुनावी चंदा देंगी, उनके हेलीकॉप्टर में ये बैठ के घूमेंगे या उन्हें अपने जहाज में बिठा के विदेशों की सैर कराएंगे, तो ये घोटाले होते रहेंगे। अगर इन घोटालों पे प्रतिबंध लगाना है तो चुनावी चंदे पे प्रतिबंध लगाना होगा। चुनावी चंदा कोई राजनीतिक पार्टी नहीं लेगी, 1 रुपया भी नहीं लेगी। मानते हैं सब इलेक्शन कमीशन को चुनावी दीजिए। चंदे का जिक्र जब आता है तो बीएसपी का नंबर तो बहुत ऊपर है। इलेक्शन कमीशन को आपकी बीएसपी पार्टी में या तो कोई जमकर भी हो, चलता है। तो बीएसपी भी दूध की धुली भी नहीं है। हाँ, दूध की धुली भी नहीं है। नहीं तो मानते वो हैं भी- कहीं ना कहीं चुनावी चंदा जो है वो जड़ है, इस जड़ तरह है, के घोटालों चुनावी की। चंदा जड़ है इस पूरे घोटाले की। ठीक है, जब हम दीपक किसी पांडे। चोर से कुछ चीज लेंगे तो उसके सेफ विंडो जरूर छोड़ेंगे, ठीक। और ये सेफ विंडो का नतीजा है। ठीक, चुनावी चंद, जैसा कि आपने कहा कि चुनावी चंदे के लिए मैं बता दूं क्या होता है कि चुनावी चंदा अगर पार्टी के कोष में आता है तब तो वो ठीक है, लेकिन ये जो बीजेपी और कांग्रेस कारपोरेट सेक्टर से डायरेक्ट बिना अपने कोष में लिए हुए काम करवाती है, बड़े बड़े होल्डिंग लगवाती है और उनके प्लेन जेट यूज करते हैं, हेलीकॉप्टर्स यूज करते हैं, जो कि अगर कोष में नहीं आ रहा है तो उनको कहीं ना कहीं भरपाई करनी पड़ेगी। वही भरपाई बीजेपी भी कर रही है, वही कांग्रेस भी कर रही है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ऐसे जब घोटाले आते हैं तो कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता टीवी पे लड़ते हुए दिखते हैं, उसके बाद 1 महीने का समय निकाल देंगे, जनता भूल जाएगी, उसके बाद इस मुद्दे पे या इस केस पे कोई नियम नहीं आएगा। जनता भूल गई, अब दोबारा कोई ऐसा केस आएगा तो फिर उस पे आपस में लड़ते दिख जाएंगे। फिर वैसा ही चलता जी रहेगा। बिल्कुल, सिस्टम चलता रहेगा। डीएम लेवल पे रिकवरी होती है, एसडीएम आपको हफ्ता पहुंचाता है, एडीएम आपको हफ्ता पहुंचाता है। ये पूरा हिंदुस्तान जाता है। जब मायावती की सरकार आती है, हफ्ते कहां से आते हैं। चुनावी चंदे में प्रतिबंध होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को चंदा दीजिए, वो अलग वो चुनाव कराएगा। ठीक है, नरेंद्र तनेजा साहब, मीटिंग वो अरेंज करेगा। नरेंद्र तनेजा साहब, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाना है। ठीक है, नरेंद्र तनेजा साहब, एक तो इस पर मैं आपकी राय चाहूंगा, चुनावी चंदे का जो अभी जिक्र हुआ, लेकिन दूसरा एक अहम सवाल शत्रुघ्न सिन्हा आप ही की पार्टी के सांसद हैं, वो उठा रहे हैं। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि हमारे कुछ लोगों के सपोर्ट और हौसला अफजाई की वजह से यह काम हुआ है, पीएमओ क्या सो रहा था? यह सवाल वो खुद उठा रहे हैं अपनी ही सरकार पर। हमारे यहाँ 11 करोड़ मेंबर हैं हमारे यहाँ। पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, कुछ लोगों के विचार अलग हो सकते हैं। समीर अब्बास साहब, देखिए सारे तीर जो है हमारे पे चल रहे हैं। आपको थोड़ा हमें समय जवाब को तो देना चाहिए, वरना बहस तो एक तरफा बहस हो रही है। मुझे नहीं लगता दर्शक उसे पसंद करेंगे। आपको हमें समय दीजिए, है ना? नहीं, आप बोलिए, हम उसका जवाब दे सकें। अब आप एक साथी ने ये कहा कि नरेंद्र मोदी जी, आपने कहा कि प्रधानमंत्री दावोस इनको लेकर के गए। मेरा यह मानना है कि अगर आपने नॉवेल लिखना है तो लिखिए, लेकिन ये तथ्य तो नहीं है। वहां प्रधानमंत्री कहां से लेके चले गए? दावोस में तो हजारों बिजनेसमैन आते हैं। अच्छा, और चूंकि वो सीआईआई का एक फंक्शन था, फोटो खींच रही है वहां पर प्रधानमंत्री बैठे, वो भी किसी लाइन में खड़े लोगों हुए के साथ में कैसे आ गए प्रधानमंत्री की फोटो? वो चुने हुए 20 लोगों में नीरव मोदी कैसे आए, ये बताओ ना। अच्छा, अब मैं इसका जवाब दे रहा हूं। अब सुनिए, आप सुनिए, जवाब ले लीजिए। सपड़ा जी, आपको तो 67 साल देश को लूटा है, आपको तो सारे तरीके पता होंगे। आप लोग तो डॉक्टरेट हैं इन चीजों में। 67 साल छोड़ दीजिए, ये बताइए कि ये पैसा सीआईआई कब वहां वापस पर आएगा? उनका फंक्शन है, और ये वर्ल्ड चोर कैसे इकोनॉमिक। भागा? अरे सबसे बड़े चोर तो कांग्रेस के अंदर बैठे, ये कैसे भाग गए? सत्ता में रहे 67 साल, इटली में करोड़ों रुपए ले गए, अरबों ले गए। बोफोर्स से शुरू हुई, 12 लाख करोड़ खाया कांग्रेस ने। आप मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए। सापड़ा जी, आप मुझे बोलने दीजिए। डिफेंस मिनिस्टर तनेजा साहब को कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। अब्बास जी, उन्हीं से बहस कराइए आप। ठीक है, आपने अगर ठीक है तनेजा साहब बोलिए, मैं उत्तर दूंगा। अगर आप सारे तीर हमारे पे, यार आप हमें मौका नहीं देंगे, कांग्रेस को छोड़ देते, आपके कांग्रेस को बोले। अगर कांग्रेस को बुलवाना मत बुलाइए, देश को सुनने दीजिए, है ना? ये सपड़ा जी को आता जाता कुछ नहीं है।
पर ये आकर के इस तरह का बोलने नहीं देते, बस इमरजेंसी लगा देते हैं। आप बोलिए। अच्छा देखिए, और दूसरा ये, अच्छा दावोस जी, दावोस, अच्छा सापड़ा जी जरा चुप हो जाइए, सुनना सीखिए सापड़ा जी, सुनना सीखिए, धैर्य रखिए, बीजेपी ने धैर्य रखना सीखिए थोड़ा सा। और दावोस के अंदर अगर मैं चुनौती दे रहा हूं, अरे ये इनको चुप कराइए, ये बोलते जिस बहस में जाते हैं बोलते रहिए आप तनेजा साहब, आप बोलिए, हम आपको सुन रहे हैं। दावोस की फोटो का जो तथ्य है, अगर जी अच्छा दावोस की फोटो में मैं चुनौती दे रहा हूं इन सापड़ा जी को, अगर इन्होंने ये कहा है कि प्रधानमंत्री ने उनको बुलाया, इसमें तथ्य हो, मैं नहीं, तमाम मेरे मित्र, हम लोग मिलकर राजनीति छोड़ देंगे। सापड़ा जी, आपको तथ्यों से कोई कांग्रेस को लेना देना नहीं होता। आपके नेता तो बेल पे हैं, आपके दोनों नेता बेल पे छोड़े हुए हैं करप्शन में, नेशनल हेराल्ड का पैसा खा गए अरबों रुपया, और बेल में है, जमानत पे है, जमानत हट गई तो क्या होगा आपको पता है ना। और आज यहां करके आप भाषण दे। दूसरी बात, इसी कांग्रेस सरकार ने 2011 में इसी बैंक को, पंजाब नेशनल बैंक को अच्छा पहरेदार, मतलब विजिलेंस का अवार्ड दिया था, 2011 में अवार्ड दिया था, 2011 में अवार्ड दिया था इन्होंने। तीसरी बात, आखिरी पॉइंट, हरि प्रसाद जो विसल ब्लोअर थे, उन्होंने एफआईआर लॉन्च करी थी बैंगलोर में, कांग्रेस उस एफआईआर पे कांग्रेस सरकार जो कर्नाटक में, उसने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि ये उनके साथ मिले हुए हैं, ये नीरव मोदी के साथ मिले हुए हैं, ये कांग्रेस ही सब मिले हुए हैं, ये सारी कांग्रेस की संतानें हैं, सारे ये जितने भी चोर हैं ये कांग्रेस की संतानें हैं, और उन्हीं की लेगेसी है। चुनाव नहीं चल रहा, सुनिए, चुनाव नहीं, ठीक है सापड़ा साहब, देखिए नहीं सापड़ा साहब, देखिए कांग्रेस पार्टी ने 4 साल से भारतीय जनता पार्टी को नीरव मोदी पे एक्शन लेने से रोका नहीं है। हमने कोई ऐसा वक्तव्य किया नहीं है। जहां तक फोटो की बात है, अगर फोटो सिलेक्टेड 20 जो देश के बड़े बड़े उद्योगपति है उसमें अगर प्रधानमंत्री के साथ छपती है तो निश्चित रूप से उसका उस उद्योगपति को फायदा होगा। अब सवाल यह है कि 5 दिन से ये सारा मुद्दा चल रहा है, देश के वित्त मंत्री सीआईआई से सवाल करिए, वित्त घोटाला हुआ है, नहीं, आपको पता है फाइनेंस का घोटाला हुआ और उत्तर दे रहे डिफेंस मिनिस्टर, अरे फाइनेंस का घोटाला हो रहा, उत्तर दे रहे रेलवे मिनिस्टर। जब रेलवे मिनिस्ट्री का घोटाला होता है तो एचआरडी मिनिस्टर बोलते हैं। अरे आपके पार्टी का कार्यकर्ता है, हमारे यहाँ एक ही खानदान का राज नहीं है, हमारे यहाँ सब कार्यकर्ता है, आपके यहाँ 2 लोगों की पार्टी है ये, आप सब उनके सिर भक्त हैं, हमारे यहाँ कार्यकर्ता है, कोई मिनिस्टर हो, सब कार्यकर्ता है, सब कार्यकर्ता है, कांग्रेस पार्टी नहीं है जहाँ पे खाली 2 लोगों का राज चलता है, खाली 2 लोगों का राज चलता है, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है। कम से कम मंत्री होगा लेकिन कार्यकर्ता पहले है, अरे मैं हर व्यक्ति कार्यकर्ता हमारे यहाँ और जवाब देता है। मैं तो सुनिए एक मिनट, मैं तो ये सोच रहा था कहीं अमित शाह जी ये नहीं बोल दे, अगर ये किसी और गैर समाज के आदमी ने ये घोटाला किया होता तो अमित शाह जी बोलते ये लोन जिहाद हो गया है, जैसे लव जिहाद बोला था ये लोन जिहाद भी बोल सकते थे। तो ऐसी भारत की झूठी पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी के ऊपर देश के लोगों का, चलिए शुक्र है कम से कम ये मैटर जो है हिंदू मुसलमान नहीं बना। ललित मोदी को लाइए। समीर भाई, यहाँ पे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि दावोस में मैं आपके नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी जी के डेलीगेशन पे नहीं थे, वहां पे कोई भी व्यक्ति वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के आमंत्रण पे जा सकता है, तो ये फोटो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि फोटो अगर इंपॉर्टेंट, सुनिए मैं बता रहा हूं उस फोटो से क्या हो, नीरव मोदी ने अपना प्रभाव तो बढ़ाया ना, भाई देखो मैंने प्राइम मिनिस्टर के साथ फोटो खिंचवा ली, प्रभाव बढ़ाया, ब्रांड वैल्यू बढ़ाने वाला जो मसला है ना वो तो बात सही है। प्रभाव नहीं बढ़ाया, घोटाला तो उससे पहले से हो रहा है, 2011 से हो रहा है घोटाला, तो प्रभाव बढ़ाने की बात नहीं है। नहीं, सारे एलओयू 2017 में जारी हुए नीरव मोदी को। चिदम्बरम साहब का भी अजहर महमूद के साथ फोटो है, कोथरोची के साथ सोनिया गांधी जी का सैकड़ों फोटो है। विषय वो नहीं है, विषय ये है कि खुलासा कब हुआ है, विषय वो है कि खुलासा कब हुआ है, खुलासा अब हुआ है, जो पिछले 6-7 साल से लगातार घोटाला चल रहा था, बैंक की मिलीभगत के चलते, कुछ फॉर्मर ऑफिशियल्स और कुछ अभी के ऑफिशियल्स की मिलीभगत के चलते थे, एक घोटाला चल रहा था, उसका खुलासा अभी हुआ है। वो खुलासा होने के बाद एक्शन क्या होना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक्शन किस तरह का हो। दीपक जल्दी से पॉइंट रखिए अपना, जल्दी से पॉइंट समर्थन होनी चाहिए सारे पॉलिटिकल पार्टी। जी ठीक है। अब इस टाइप के मुद्दे जब आ रहे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, तो जिम्मेदारी आप सुनिश्चित करें कि ऐसे घोटाले नहीं होंगे। आपस में बस
अपने अपने ब्लेम करना बंद करें। आप लोग सेंट्रल में अगर बैठे रहते हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि ऐसे घोटाले ना हो। आप कांग्रेस पे या किसी और अन्य बैंक पे लगाना बंद करें। डॉक्टर सुभाष गुप्ता, आखिरी सवाल आपसे, क्या एक्स्ट्राडिशन इतना आसान होगा नीरव मोदी का? क्योंकि अब ये जानकारी भी सामने आई कि एनआरआई है वो। एक्स्ट्राडिशन क्या इतना आसान होगा? बेल्जियम में इस वक्त है वो, हमारी जानकारी के हिसाब से। हाँ, ये जानकारी नहीं, ये तो उस पर डिपेंड करेगा कि हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी क्या है। अभी उसका एनआरआई स्टेटस है, ये मान लिया हमने, तो इसके अंदर बैंक का एक और उत्तरदायित्व है कि क्या केवाईसी किया, क्या केवाईई हुआ। ये कुछ नहीं हुआ इसका मतलब। लेकिन क्योंकि इंटरपोल के जरिए से रेड कॉर्नर जब इशू होगा और तो एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी, एक्स्ट्राडिशन चालू होगा, फिर हमें देखना होगा कि हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी क्या कहती है और इसमें ये संभव है कि उनको यहाँ लाया जा सके। और मैं देख रहा था जोक्स चल रहे थे अगर ना भी सोशल लाया मीडिया जा पर सका कि नो योर तो कस्टमर से ज्यादा जरूरी हो गया नो योर एम्प्लॉय करना बैंकों के लिए। जैदी साहब जल्दी से ऐड कीजिए, मुझे खत्म करना है, वक्त खत्म हो गया। समीर भाई, घोटाले होंगे जब भी तो 14 महीने में पार्टी का हाईटेक दफ्तर बनेगा। नोटबंदी सबसे बड़ा अपवाद है जिस घोटाले की बुनियाद पे 14 महीने में हाईटेक दफ्तर बनते हैं। किसी पार्टी का 14 महीने में दफ्तर नहीं बना इतना बड़ा हाईटेक, 67 साल में नहीं बना। बंगाल को आप लोगों ने एकदम बिल्कुल कंगाल कर दिया, खाया पूरा देश कंगाल कर दिया, केरल को कंगाल कर दिया। आपसे ज्यादा बड़ा घोटाला बीजेपी के अच्छे दिन आ गए। सारी चीजों बहुत बहुत शुक्रिया, दिमाग की तरह आप लोग चाट के खा गए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। जल्द से जल्द देश को उम्मीद यही है कि नीरव मोदी को वापस यहां लाया जाए और उससे वो पैसे वसूले जाएं जो वो लूट कर भागा है, हम इंडियंस की गाढ़ी कमाई के पैसे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है टीवी उर्दू पर। फिलहाल शब बखैर।